अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है रबर। ओके, तो देखो बच्चों, ऐसे पॉलीमर्स जिनमें इलास्टिक नेचर होता है, मींस ये स्प्रिंग के समान स्ट्रेचेबल होते हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या बोलते हैं? रबर। इन्हें इलास्टोमर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलास्टिक नेचर है। ओके, यही डेफिनेशन है कि द पॉलीमर्स हैविंग इलास्टिक नेचर मींस दे कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक स्प्रिंग कॉल्ड रबर एंड दे आर आल्सो कॉल्ड इलास्टोमर्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे बहुलक जिनमें प्रत्यास्था का गुण होता है, अर्थात स्प्रिंग के समान उन्हें खींचा जा सकता है, तो उनको बोलते हैं रबर। इन्हें प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रत्यास्था का गुण होता है। यही मैंने लिखा है, ऐसे बहुलक जिनमें प्रत्यास्था का गुण होता है, अर्थात स्प्रिंग के समान तनित किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, रबर कहलाते हैं। इन्हें इलास्टोमर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। हम यहाँ पर इन दोनों रबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लेंगे नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। तो देखो बच्चों, जो नेचुरल रबर है वो रबर ट्री से मिलने वाले लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। इस लेटेक्स में जो रबर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? कोलॉइडल स्टेट में। तो इस लेटेक्स को एसिटिक एसिड से कोएगुलेटेड किया जाता है। ऐसे में जो रबर सॉल्युबल फॉर्म में थी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आके प्रेसिपिटेटेड हो जाती है। वही रबर जो है क्रूड रबर कहलाती है। बाद में और भी अलग प्रोसेस से फिर इसी की रिफाइनिंग कर ली जाती है, प्योर रबर प्राप्त कर ली जाती है। समझ गए ना? यही मैंने लिखा है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ रबर ट्री in which rubber present as colloidal state which is coagulated by acetic acid। समझ गए ना कि वो जो रबर ट्री से मिलने वाला लेटेक्स है वो एक्चुअल में रबर मॉलिक्यूल और वाटर का एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को जब क्या किया जाए? कोएगुलेटेड किया जाता है। इसके लिए एसिटिक एसिड को एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा यूज करते हैं। तो फिर ये जो हमारे रबर मॉलिक्यूल्स हैं लेटेक्स में, वो कोएगुलेटेड प्रेसिपिटेटेड होके बाहर आ जाते हैं। वही क्या है? रबर है। तो समझ गए बच्चों कि जो रबर है वो रबर ट्री से मिलने वाले एक लेटेक्स, एक क्षीर जो होता है उसमें एक कोलाइडल स्टेट में रहती है। उसमें जब एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो वो कोएगुलेटेड हो जाती है, बाहर आ जाती है अवक्षेपित होकर। बस उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, वही कच्चा रबर कहलाता है। बाद में उसे परिष्कृत कर लिया जाता है। अब आता है कि रबर का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो आप देखोगे कि जो रबर है ये आइसोप्रीन का पॉलीमर है, बहुलक है। समझ गए ना? अभी मैं आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर और इसका अरेंजमेंट बताऊंगा, वो किस तरह जुड़ी होती हैं। और इसमें रबर में जो आइसोप्रीन यूनिट्स है ना, वो टेल टू हेड जुड़ी होती है, या हम ये कह सकते हैं हेड टू टेल अरेंजमेंट से जुड़ी होती है। और जो डबल बॉन्ड होगा वो सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो रबर एक सिस पॉली आइसोप्रीन है। तो समझ गए बच्चों कि रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन इन विच आइसोप्रीन यूनिट्स आर जॉइंड बाय टेल टू हेड पोजीशंस। समझ गए ना? एंड शो सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इस रबर के वृक्ष से, मतलब यह रबर के वृक्ष से लेटेक्स के कोलाइडल स्टेट में होती है। तो यह रबर के वृक्ष से प्राप्त लेटेक्स में कोलाइडल स्टेट में होती है, जिसे एसिटिक एसिड से संघनित कर लिया जाता है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जिसमें आइसोप्रीन यूनिट्स टेल टू हेड स्थितियों से जुड़ी हैं और इसमें द्विबंध का समपक्ष विन्यास होता है। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर अब हम जो पॉली आइसोप्रीन है मींस नेचुरल रबर है, इसका हम अरेंजमेंट देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, ये है आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3, ठीक है, ये 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ओके, ये वाला टर्मिनल हेड है और ये टर्मिनल क्या है? टेल है। अब ये जो पॉली आइसोप्रीन बनता है मींस नेचुरल रबर, तो देखो इस तरह से अरेंज हो, ये हो गई आइसोप्रीन, ये हो गई आइसोप्रीन, ये बॉन्ड इसको ये इधर इसी तरह से एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो ये हो गया CH2 CH3, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा
ये हो गया CH और ये है CH। तो ये तो हो गई टैग, फिर इसका हेड आया और इसी तरह से टैग टू हेड जुड़ते हुए क्या बन गई, आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। अगर हम इसको चेन के फॉर्म में देखें तो देखो ये ग्रुप ये है CH जो मैंने अभी आपको इस तरह से किया। ओके, मतलब हम यहां से देखें ये है CH2, ये है CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये है H, फिर ये दो CH2 ग्रुप आ गए, फिर अगला ये CH3, CH, फिर CH2, ये चलता रहेगा, एक लंबी चेन बनती रहेगी। अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो देखो ये है CH3, ये चेन इस तरह से, ये डबल बॉन्ड इसका हो गया, फिर ये दो CH2, फिर ये डबल बॉन्ड, ओके, फिर ये CH2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा दिख रहा है आपको, सिस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। सिस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है और ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहां पर H जुड़े हुए हैं, समझ गए बच्चों, और यहां पर है ये मिथाइल और ये है CH2। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन सिस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इस तरह से जो नेचुरल रबर है ना वो एक्चुअल में सिस पॉली आइसोप्रीन होती है। तो यहां तक समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये जो होता है जो नेचुरल रबर है इसमें जो पॉलीमेरिक चेन है मींस पॉली आइसोप्रीन चेन जो है वो वीक वंडरवाल फोर्सेस से बॉन्डेड रहती हैं। इसमें जो है स्प्रिंग जैसा स्ट्रेचेबल नेचर होता है और ये इलास्टिक नेचर का, ये तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है, कि कैन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस एंड हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल जैसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिक नेचर। इट इज सॉफ्ट, स्टिकी एंड हैविंग हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये जो रबर होती है नेचुरल रबर डायरेक्ट जो निकलती है वो सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती है, चिपकने वाली, और इसमें हाई वाटर एब्जॉर्प्शन नेचर होता है। और ये केमिकल्स मींस ऑक्सीडाइजर या केमिकल्स के रिस्पेक्ट में कम स्टेबल होती है। ओके, मींस ज्यादा यूजफुल नहीं होती, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी लो कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। तो समझ गए बच्चों कि ये श्रृंखलाएं दुर्बल आणविक बलों से जुड़ी हैं, स्प्रिंग के समान खींचा जा सकता है, मुलायम होती है, चिपकने वाली, जल अवशोषित करने वाली, उच्च क्षमता ऑक्सीकारकों के प्रति कम प्रतिरोधी होती है। अब इसका जो यूज है, एक तो शूज बनाने में, गोल्फ बॉल बनाने में, रबर बैंड्स बनाने में। आपने देखा होगा कुछ रबर बैंड्स ऐसे आते हैं जो अगर हम खुला रख दें तो कुछ दिन में उनमें चिपचिपे से हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, एक्चुअली वो इसी क्रूड रबर से बने होते हैं। अब एक पॉइंट और बता दो बच्चों, एक होता है ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन इज कॉल्ड गुट्टा पर्चा। मतलब अभी आपने देखा कि जो नेचुरल रबर है वो सिस पॉली आइसोप्रीन है और इसी का ट्रांस जो फॉर्म है, समझ गए ना, इसी पॉली आइसोप्रीन का जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या कहलाता है, गुट्टा पर्चा। ये नॉन इलास्टिक नेचर का होता है और नॉन क्रिस्टलाइन तो होता ही होता है, रबर है तो नॉन क्रिस्टलाइन जैसा। और ये है तो इस तरह से पॉली आइसोप्रीन का ट्रांस जो फॉर्म है उसे बोलते हैं गुट्टा पर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्ट आता है, यह अप्रत्यास्थ और प्रैक्टिस के लिए होता है। अब देखो यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट है, मतलब जो मैंने आपको सिस बनाया था उसका ट्रांस CH3C, फिर ये CH2 एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, यही चलता रहेगा, समझिए ना। तो आप देख रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड में अगर हम इस तरह से देखें तो इस डबल बॉन्ड में CH2 जो पॉलीमेरिक चेन है या ऊपर की जो चेन है वो एक दूसरे की ट्रांसपोजिशंस में दिख रही हैं। ये मिथाइल ग्रुप देख लो आप, ये भी ट्रांसपोजिशंस में दिख रहे हैं, तो इस तरह से हाइड्रोजन ट्रांसपोजिशंस में दिख रहे हैं। तो ये कहलाता है ट्रांस, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुट्टा पर्चा। समझ गए ना, ये रबर जैसा नेचर शो नहीं करता। इसका यूज किया जाता है बच्चों, जो च्युइंगम आती है ना उसमें जो मिला होता है, जो चिपचिपा सा मुंह में आ जाता है, बाद में बचता है कचरा, वही गुट्टा पर्चा होता है। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनीकरण। तो देखो बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सल्फर या उसके किसी कंपाउंड को और जो क्रूड रबर है या रॉ रबर है इनको मिला के और कार्बन
डाइसल्फाइड या फिर SF6, इस सॉल्वेंट में इनको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है। और वो टेम्परेचर रेंज होती है 373 से 415 केल्विन तक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मींस सीधा है, क्रूड रबर को सल्फर के या उसके किसी कंपाउंड के साथ हीटेड किया जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें जो रबर मिलेगी वो कहलाती है वल्कनाइज्ड रबर। ये नेचुरल रबर से कहीं ज्यादा केमिकली रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ पावर ज्यादा होती है, इसके अलावा ये हाई इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी वाली होती है। मींस नेचुरल रबर से कहीं ज्यादा यूजफुल हो जाती है। इसमें जो सल्फर एटम्स हैं वो रबर की पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में एक क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं, जिससे रबर और ज्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रेचेबल हो जाती है। तो ये लिखा है कि द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ rubber with sulfur or its compound like S2Cl2 in CS2 or SF6 solvent at इतना temperature is called vulcanization of rubber. Due to this process, obtain rubber having high strength and greater elasticity, ductility and more resistant towards chemicals. समझ गए बच्चों? Then natural rubber. Natural rubber से कहीं ज्यादा अच्छी और कहना चाहिए कि एक रिफाइंड रबर होती है और उससे कहीं ज्यादा यूजफुल भी होती है, क्योंकि जो नेचुरल रबर है उसमें हाई वाटर एब्जॉर्प्शन नेचर के कारण वो रबर बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है बच्चों। इसलिए वल्कनाइजेशन कर देने से ये जो प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। द रबर व्हिच ऑब्टेन इन द वल्कनाइजेशन इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइजेशन में जो रबर मिल रहा है वल्कनाइज्ड रबर है। दिस रबर पॉलीमेरिक चेन आर क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, बाय सल्फर व्हिच प्रेजेंट एट द रिएक्टिव साइड ऑफ डबल बॉन्ड। When rubber is vulcanized, देखो जो vulcanized रबर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है कि आपने सल्फर कितना यूज किया है। अगर vulcanized रबर में 1 से 3% तक सल्फर है तो ये रबर सॉफ्ट होगी और स्ट्रेची होगी, और इसका यूज किया जाता है मेकिंग रबर बैंड्स और ग्लव्स में। समझ गए बच्चों कि 1 से 3% अगर सल्फर है तो ऐसे में रबर सॉफ्ट, जो हमारी रबर है वो सॉफ्ट होगी, ज्यादा स्ट्रेची होगी, और इसका यूज होता है रबर बैंड्स और ग्लव्स में। जबकि व्हेन वल्कनाइज्ड रबर 3 to 10% सल्फर, देन रबर इज मोर रिजिड एंड मेकिंग यूज ऑटोमोबाइल टायर्स, टब्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स। ज्यादा सल्फर मिला देंगे तो रबर जो है थोड़ी हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और ऐसी रबर का यूज फिर ऑटोमोबाइल टायर्स के बनाने में, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में, टब्स बनाने में किया जाता है। तो समझ गए बच्चों कि वह प्रक्रम जिसमें कच्चे रबर को सल्फर या इसके यौगिक के साथ CS2SF विलायक में इस टेम्परेचर पर 373 से लेकर 415 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो इसे बोलते हैं रबर का वल्कनीकरण। और इसमें जो रबर मिल रही है वो अधिक सामर्थ्य की, उच्च प्रत्यास्था वाली, तन्यता युक्त होती है और रसायनों के प्रति कम क्रियाशील होती है। इसे बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। समझ गए बच्चों यहाँ तक। इस रबर की बहुलक श्रृंखला एक दूसरे के साथ सल्फर द्वारा क्रियाबद्ध होती है। जब सल्फर की वल्कनीकरण में इतना % तक सल्फर होता है तो रबर मुलायम और तनित प्रकृति की होती है और इसका उपयोग रबर बैंड्स और किसमें, ग्लव्स में किया जाता है। जबकि 20% होने पर कठोर हो जाती है और इसका उपयोग टायर और टब, कन्वेयर बेल्ट्स इनके बनाने में किया जाता है। तो समझिए बच्चों कि इस तरह से यहाँ पर हमने देखा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब देखो बच्चों वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में अभी आपको बताया मैंने कि जो सल्फर एटम्स हैं वो क्या होते हैं कि इन जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं रबर की उनके बीच में आ जाते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से क्या कर देते हैं, क्रॉस लिंकिंग। और ऐसे में जो चेन है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, ज्यादा स्ट्रेची होती है और उसको ज्यादा से ज्यादा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो देखो कैसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये था हमारे पास CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, जस्ट ऐसा ही एक और जैसे हम यहाँ ले लें CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर आपने सल्फर यूज किया, सल्फर ठीक है CS2 या फिर SF6 की प्रेजेंस में, और कितना टेम्परेचर आपने देखा था कि वल्कनाइजेशन में जो टेम्परेचर यूज होता है वो लगभग कितना होता है बच्चों, वल्कनाइजेशन में टेम्परेचर 373 से ठीक है 415 केल्विन तक, 451 केल्विन। तो देखो इस तरह से हो सकती है। इसमें CH2
CH3 यहाँ सल्फर आ जाए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, CH2 यहाँ पर CHS CH और CH2 CH2 इस तरह से ये है, ऐसे हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 इस तरह का भी वल्कनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो है या यहाँ पर ये जो है ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग। तो यहाँ पर क्रॉस लिंकेज हो जाती है सल्फर की, और इस तरह से हम ये कहें कि ये जो पॉलीमेरिक चेन है इस तरह से ये इस तरह से जुड़ी हो जाती है, बीच में सल्फर आ जाते हैं और सल्फर इन चेन को कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देते हैं। तो इस तरह का ये जो होता है वल्कनाइज्ड रबर जो है, ठीक है, इस तरह की वल्कनाइज्ड रबर होती है जिसमें इस तरह से इसको ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सकता है, लेकिन ब्रेक नहीं होती रबर। और यही रीजन है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा किसका इलास्टिसिटी का नेचर आ जाता है। तो ये था वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। मैंने इनके यूजेस बताए, किस टेम्परेचर पर। तो इसमें देखो क्वेश्चन होता है सल्फर में कितने परसेंट तक, सॉरी वल्कनाइज्ड रबर में कितने परसेंट तक जो है सल्फर है, तो आप मैक्सिमम 3 से लेके 5-10 तक हो सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी कंडीशन है जब 10% तक रखा जाता है, ज़्यादातर 5% तक ही सल्फर में जो है काफ़ी यूजफुल होता है। दूसरा होता है कि इसमें जो रबर है वो नेचुरल रबर के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, तो ज़्यादा स्ट्रेची हो जाती है, ज़्यादा इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, केमिकली इनर्ट, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं। आप इसके क्वेश्चन देखो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सिंथेटिक रबर के बारे में, और कौन कौन से आएंगे उनको डिटेल में लेंगे। सिंथेटिक रबर वो है एक आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, ठीक है, हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक एज नेचुरल रबर, मींस इलास्टिक नेचर के होते हैं। मींस समझ गए बच्चों कि ऐसे आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, ऐसे कृत्रिम पॉलीमर जो रबर लाइक नेचर रखते हैं, या जिनमें रबर लाइक क्या होता है नेचर, मींस इलास्टिसिटी, उनको बोला गया है क्या, सिंथेटिक रबर। इनमें फर्स्ट है नियोप्रीन रबर। देखो जो नियोप्रीन रबर है ये है पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, ये है क्लोरोप्रीन। CH2 बिल्कुल आइसोप्रीन जैसा ही है, बस CH3 की जगह Cl है। पॉलीमराइजेशन होता है जीगलर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बनता है नियोप्रीन रबर। समझ गए बच्चों, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने देखा था कि पॉलीआइसोप्रीन, ये जो होता है मोर रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ गैसोलीन, सनलाइट, ऑक्सीजन, ओजोन एंड नॉन इन्फ्लेमेबल है, और इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल टायर्स और रेफ्रिजरेटर पार्ट्स बनाने में। समझ गए बच्चों कि यह विभिन्न रसायनों के प्रति, गैसोलीन के प्रति, सनलाइट के प्रति, ऑक्सीजन, ओजोन, इनसे ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, उनके रिस्पेक्ट में क्या है, रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी है। इसके अलावा इन नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, अज्वलनशील होता है, और इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने में, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर पार्ट्स बनाने में। एक दूसरा है ब्यूनाएन, जनरल पर्पज रबर एक्रिलोनाइट्राइल, GRA। अब यहाँ पर जो ब्यूनाएन में Bu है ब्यूटाडाइन को शो करता है, N सोडियम को और N नाइट्राइल को। यहाँ पर 1,3 ये है ब्यूटाडाइन और ये है एक्राइलोनाइट्राइल। समझ गए बच्चों, इन दोनों के कोपॉलीमराइजेशन से यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन मींस दो अलग-अलग प्रकार के मोनोमर्स कंडेंस्ड हो रहे हैं, तो या एडेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर बना ब्यूनाएन। समझ गए ना, ये है ब्यूनाएन का स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये भी जो है एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेंट, ऑयल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनके प्रति जो है रेजिस्टेंट है। मींस सीधा है कि जो हमारे मिनरल्स ऑयल है या खनिज तेल है, पेट्रोलियम, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। इसलिए इसका यूज होता है, कहाँ यूज किया जाता है, मेकिंग फ्यूल टैंक्स। जो व्हीकल्स हैं या जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके फ्यूल टैंक या पेट्रोल डीजल की जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए जो टैंक्स बनाए जाते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टैंक्स होते हैं
वो भी इसी से या बनाया जाता है। टैंक की जो इंटरनल साइड है उसकी लाइनिंग की जाती है इससे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे पहले इतना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो सिंथेटिक रबर है वो है ब्यूना SBR, जनरल पर्पस स्टाइरीन रबर। ओके, ये ब्यूटाडाइन, ये क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये है स्टाइरीन। ओके, कोपॉलीमराइजेशन होगा इसका भी, और इस तरह से ये बन गया ब्यूना S। इसमें भी BU ब्यूटाडाइन, Na सोडियम, S स्टाइरीन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टेयर, ये मतलब फ्रिक्शन और एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में बहुत ही कम मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंट है। तो ऐसे में ये इसका यूज जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, टायर्स और मैकेनिकल रबर गुड्स बनाने। समझ गए बच्चों, इसको एक बार आप अच्छे से देख लें वेयर एंड टेयर्स को। तो यह घर्षण रोधी होती है, इसलिए इसका उपयोग टायर और यांत्रिक रबर युक्त वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। दूसरा होता है पॉलीब्यूटाडाइन, ये है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो इसके भी पॉलीमराइजेशन से जिगलनाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये बनता है पॉलीब्यूटाडाइन। समझ गए ना, ये लगभग नेचुरल रबर जैसा ही होता है उसी तरह का, और रेजिस्टेंट टुवर्ड्स केमिकल एंड फ्रिक्शन, यूज्ड इन मेकिंग टायर्स। इसका भी यूज सबसे ज्यादा टायर्स बनाने में होता है। जो टायर आते हैं ब्लैक से कलर के होते हैं, एक्चुअली उसमें रबर के साथ फिलिंग के फॉर्म में कार्बन का पाउडर मिलाया जाता है, इसलिए वो ब्लैक सी दिखती है। रबर होती यही है। तो इनका जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो ये सिंथेटिक रबर्स ही होते हैं। तो समझ गए होंगे, मैंने जो सिंथेटिक रबर्स और नेचुरल रबर इनके बारे में कंप्लीट बता दिया, आप इसे नोट करें।